हाँ दोस्तों नमस्कार, मैं सुरेश सर। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है कि नवंबर में एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन आ रहा है और इसी पर्पज़ से हमने शुरू किया है आप लोगों के सामने लेकर के प्रैक्टिस सेट जीएस का। और हमारा पूरा प्रयास है, हमारी टीम का पूरा प्रयास है कि जो हम लोग मॉडल पेपर बना रहे हैं क्वेश्चन उससे बाहर का नहीं आना चाहिए। तो आइए दोस्तों, हमने आप लोगों को इससे पहले भी 3-4 सेट भेज चुके हैं और आज हमारा 5वां सेट है और हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। तो पसंद आता है तो जो बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हैं सब्सक्राइब कर लें भाई, अब बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। तो आइए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं एसएससी जीडी का महासंग्राम 5वां सेट। तो हमारा पहला प्रश्न आ जाता है आदि मानव। तो दोस्तों आदि मानव ने सबसे पहले क्या सीखा था? कहा था आग जलाना, पशुपालन, पहिया बनाना या अनाज उपजाना। तो आदि मानव ने सबसे पहले जो सीखा था वह है आग जलाना। और अगर हम बात करते हैं अनाज उपज का, तो इन लोगों ने उपज के माने में तो कपास का उत्पादन किया, फिर जौ आया, फिर तरह तरह की वस्तुएं धीरे धीरे आने लगी। तो यहाँ हमारा आंसर जाएगा आग जलाना शुरू किया था। तो दोस्तों दूसरा हमारा प्रश्न आ जाता है पहिए का आविष्कार। तो पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल या पाषाण काल? तो दोस्तों मैं आपको बता दें कि ये जो पहिए का आविष्कार इन लोगों ने किया था, तो पहिए का आविष्कार इन लोगों ने गाड़ी खींचने के पर्पज़ से किया था, वस्तुओं को ले जाने के पर्पज़ से किया था। तो किस काल में हुआ बच्चों? नव पाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ था। ठीक, आइए नेक्स्ट पॉइंट में हम आ जाते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? कहा था ब्रह्मा, विष्णु, पशुपति या इंद्र। तो देखिए हम आपको बता दें कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मूर्ति पूजक थे। पशुपति शिव और मातृ देवी, पशुपति शिव और मातृ देवी की ये लोग आराधना करते थे, मातृ देवी। तो अगर हम उत्खनन पर जाते हैं तो हड़प्पा से कुबड़ वाले सांड की आकृति पाई गई, जिसको पशुपति शिव का दर्जा दिया गया। अगर हम मोहनजोदड़ो से आते हैं तो मोहनजोदड़ो से मातृ देवी की मूर्ति पाई गई है। ये जो मातृ देवी की मूर्ति है, इसको लोग सिंधु घाटी सभ्यता में उर्वरा की देवी समझते थे। ठीक, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपति शिव और मातृ देवी की। तो यहाँ हमारा आंसर क्या जा रहा है? पशुपति शिव। इसके बाद हम आ जाते हैं सर्वाधिक हल्की गैस कौन सी है? अगर हम सर्वाधिक हल्की गैस की बात करते हैं तो हमने यहाँ 4 ऑप्शन लिया है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम या कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ हमारा आंसर जाएगा बच्चों हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस मानी जाती है। नोबेल पुरस्कार। तो नोबेल पुरस्कार की अगर हम बात करते हैं कि किसके स्मृति में शुरू किया गया, तो नोबेल पुरस्कार डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में कब शुरू किया गया? 1901 में शुरू किया गया। और ये नोबेल पुरस्कार
कहाँ की सरकार देती है? तो स्वीडन सरकार ने शुरू किया था। जब शुरू किया गया तो 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, 5 क्षेत्रों में, किंतु 1969 में एक बढ़ा दिया गया, यानी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में बढ़ा दिया गया। तो जब अर्थशास्त्र के क्षेत्र में बढ़ाया गया तो कितने क्षेत्र हो गए? 6 क्षेत्र। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल का जन्म कहाँ हुआ था? तो स्वीडन हमारा आंसर जाएगा। ठीक, आइए बच्चों अगले पॉइंट पे हम आ जाते हैं। लोकसभा के सत्ता पक्ष के नेता कौन है? तो लोकसभा के सत्ता पक्ष के नेता कौन हैं? कहता मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन, नरेंद्र मोदी या ओम बिरला। तो दोस्तों मैं आपको बता दी, यहाँ लिखा है, एक शब्द ध्यान रखिएगा, सत्ता पक्ष। तो सत्ता पक्ष मतलब होता है कि जिनकी सरकार है। तो सरकार किसकी होती है भाई? जिसकी लोकसभा में बहुमत होती है। तो लोकसभा के बहुमत दल के नेता को भारत का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पद के लिए आमंत्रित करता। तो सत्ता पक्ष का जो लोकसभा का नेता होता है वो होता है भारत का प्रधानमंत्री। तो भारत के प्रधानमंत्री कौन है इस समय? माननीय नरेंद्र दामोदर मोदी। तो नरेंद्र मोदी लोकसभा के सत्ता पक्ष के नेता माने जाते हैं। इसके बाद हम बच्चों आ जाते हैं कि परमाणु ऊर्जा विभाग का अध्यक्ष। तो परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना अगर हम बात करते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई है? तो 1954 में हुई है। अब परमाणु ऊर्जा आयोग का अध्यक्ष कौन होता है बच्चों? तो भारत का प्रधानमंत्री होता है भाई, भारत का प्रधानमंत्री। तो भारत का प्रधानमंत्री होता है दोस्तों। तो भारत के प्रधानमंत्री कौन है भाई? माननीय नरेंद्र मोदी। तो भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी है। ठीक है भाई, तो हमारा आंसर जाएगा नरेंद्र मोदी। इसके बाद बच्चों हम आ जाते हैं राष्ट्रमंडल, कि राष्ट्रमंडल का मुख्यालय कहाँ? तो राष्ट्रमंडल का मुख्यालय कहाँ भाई? कहता है न्यूयॉर्क में, पेरिस में, जिनेवा में या लंदन में। तो राष्ट्रमंडल का जो मुख्यालय है बच्चों ये लंदन में है। अगर हम स्थापना की बात कर लेते हैं, इसकी स्थापना कब हुई? 1931 में, और मुख्यालय कहाँ जा रहा है? लंदन जा रहा। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे हम आ जाते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार, भारतीय संविधान के अनुसार कौन सा देश के शासन के आधारभूत लक्षण माने गए हैं? तो आधारभूत है क्या है भाई? कहता मौलिक अधिकार। अगर हम बात करते हैं मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया। अब हम आ जाते हैं मूल कर्तव्य का। तो अनुच्छेद 51 ये में वर्णित करता है आपका मूल कर्तव्य। अब हम आ जाते हैं नीति निर्देशक तत्व, तो अनुच्छेद 36 से 51 में वर्णित करता है भाई। अब हम आ जाते हैं उच्चतम न्यायालय, तो अनुच्छेद 124 से शुरू होता है हमारा सुप्रीम कोर्ट। तो दोस्तों ये जो प्रश्न हमारा आ रहा है कि देश के शासन के आधारभूत लक्षण क्या है, आधारभूत भाग कौन सा है? तो है नीति निर्देशक तत्व है। अगर हम यहीं पर एक प्रश्न और बनता है, ये जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं ये किस भाग में है? अगर हम मौलिक अधिकार की बात करते हैं दोस्तों, तो मौलिक अधिकार भाग 3 में है। मूल कर्तव्य की हम बात करते हैं तो चूंकि भाग 4 नीति निर्देशक तत्व है, 36 से 51 और 51 ये करके मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। तो मूल कर्तव्य भी हमारा कहाँ जा रहा है? भाग 4 में जा रहा। अब हम आ जाते हैं
राज्य के नीति निर्देशक तत्व ते भी भाग 4 में है। अब हम आते हैं उच्चतम न्यायालय, तो ये भाग 5 में आता है सुप्रीम कोर्ट। ठीक भाई, तो हाँ हमारा बच्चों आंसर किया जा रहा है नीति निर्देशक तत्व जाएगा। इसके बाद बच्चों हम आ जाते हैं खालसा पंथ की स्थापना। तो खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी भाई? गुरु गोविंद सिंह ने की। कब की थी? कहता 1799 1699। तो गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की और इन्होंने पाहुल प्रथा चलाई थी। तो पाहुल प्रथा और खालसा पंथ की इन्होंने स्थापना की थी। अब बच्चों हम आ जाते हैं कावेरी नदी। तो ये जो कावेरी नदी ये मालूम कहाँ से निकलती है? ब्रह्मगिरी। ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है। ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है। ठीक, और कहाँ गिरती है? कहता अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर या कच्छ की खाड़ी। तो निकलती है ब्रह्मगिरी कावेरी नदी ब्रह्मगिरी से निकलती है और कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। तो आंसर बच्चों हमारा जाएगा बंगाल की खाड़ी। इसके बाद हम आ जाते हैं द लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है? तो द लाइफ डिवाइन के लेखक कहता भगत सिंह, राजेंद्र प्रसाद, अरविंद घोष या विवेकानंद। तो बच्चों हमारा आंसर जाएगा अरविंद घोष। ये वही अरविंद घोष है जिनका आश्रम पांडुचेरी में बना हुआ। ठीक, आइए बच्चों अगले पॉइंट में हम आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है अर्जुन पुरस्कार। तो दोस्तों अर्जुन पुरस्कार की धनराशि पूछ रहा है कि धनराशि क्या है वर्तमान में। तो अर्जुन पुरस्कार 1961 में शुरू किया गया दोस्तों, और किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेल में। और आज वर्तमान में धनराशि कितनी है? तो 15 लाख रुपए धनराशि हो गई है अर्जुन पुरस्कार की। तो अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में 1961 में शुरू किया गया है और वर्तमान में इसकी धनराशि 15 लाख रुपए है। इसके बाद हम आ जाते हैं विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता। तो दोस्तों विश्व रक्तदान दिवस कब मनाते हैं? तो कहता है 8 जून को, 1 जुलाई, 12 अगस्त, 14 जून। तो 14 जून को हम मनाते हैं विश्व रक्तदान दिवस। ठीक, इसके बाद हम आते हैं दोस्तों निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य है? कहता प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। तो दोस्तों प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध ये जो है मैसूर युद्ध कब से कब तक चला? अगर हम सन की बात कर लेते हैं तो 1767 से 1769 के मध्य में चला। तो मद्रास संधि के तहत 69 में मद्रास की संधि हुई थी। और उस समय ये जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध चला था उस समय हैदर अली नवाब थे। तो हैदर अली अंग्रेजों के मध्य हुआ। अब प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध मद्रास संधि के तहत समाप्त हो गया। इसके बाद हम आते हैं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। ये जो मंगलौर है तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब से कब तक चला है दोस्तों? तो 1780 से 1784 के मध्य में चला। जब ये युद्ध शुरुआत हुई तो उस समय जो नवाब थे हैदर अली थे, किंतु 82 में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है और हैदर अली के पुत्र टीपू सुल्तान ने इस युद्ध को जारी रखा। और मंगलौर की संधि कब हुई? 1784 में। तो मंगलौर संधि के तहत द्वितीय
आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति हुई। तो ये भी हमारा ऑप्शन सही जा रहा है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध ये 1790 से 92 में लड़ा गया, 92 तक, 1790 से 92। तो इस समय रावण क्लाइव थे, सॉरी इस समय जो टीपू सुल्तान थे अंग्रेज़ों के मन, और 1792 में श्रीरंगपट्टनम संधि के तहत युद्ध समाप्त हुआ। तो यहाँ हमारा तीनों ऑप्शन सही जा रहा है, इसलिए हमारा आंसर चौथा जाएगा, इनमें से कोई नहीं। इसके बाद बच्चों हम आ जाते हैं गल्फ स्ट्रीम की धारा क्या है। तो गल्फ स्ट्रीम दोस्तों एक मैक्सिको की खाड़ी से उत्पत्ति होती है इसकी। तो मैक्सिको की खाड़ी की एक गर्म जलधारा है। तो ये समुद्री गर्म जलधारा है, ये जो है गर्म जलधारा है दोस्तों, जलधारा है, ठीक। और एक की उत्पत्ति कहाँ से होती है? मैक्सिको की खाड़ी से होती है। मैक्सिको की खाड़ी से दोस्तों इसकी उत्पत्ति होती है, ठीक है। तो हमारा यहाँ आंसर जाएगा समुद्री धारा है। इसके बाद हम आते हैं बच्चों गारो किस राज्य की जनजातियाँ। तो गारो किस राज्य की है? कहता है असम की है, मणिपुर, मिजोरम या मेघालय। तो गारो, खासी, जयंतिया, तो 3 जनजातियाँ हैं दोस्तों। गारो हो गई, दूसरा हमारा आता है खासी हो गई, और तीसरा हमारा आता है जयंतिया जनजातियाँ। ये तीनों कहाँ की है दोस्तों? तो मेघालय की जनजातियाँ। इसके बाद बच्चों हम आ जाते हैं चकमा शरणार्थी। अक्सर चर्चा का विषय भी बना था। घुसपैठिया लोग बोलते हैं चकमा शरणार्थियों को। ये पश्चिम बंगाल में या उस साइड जो पूरा हमारे देश हैं, राज्य हैं, वहाँ आकर के लोग बसे थे। तो ये जो चकमा शरणार्थी हैं दोस्तों, ये लोग कहाँ से आगे बसे थे? तो ये आगे बसे थे बांग्लादेश से। तो चकमा शरणार्थी कहाँ के रहने वाले थे दोस्तों? तो बांग्लादेश के रहने वाले थे। इसके बाद हम आ जाते हैं कि अधिकांश तटीय वन, जो अधिकांश तटीय वन हैं, ये कैसे वन होते हैं? तो कहता है पतझड़ हैं, सदाबहार हैं, मैंग्रोव हैं, ज्वारी हैं। तो यहाँ हमारा बच्चों आंसर जाएगा पतझड़ वन, ठीक है। तो पतझड़ वन पाए जाते हैं। इसके बाद हम आते हैं प्लासी का युद्ध। तो दोस्तों मैं आपको बता दी कि जो प्लासी का युद्ध है ये कब लड़ा गया? 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध लड़ा गया। किसके बीच लड़ा गया? बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य लड़ा गया। रॉबर्ट क्लाइव के मध्य लड़ा गया। तो दोस्तों युद्ध का परिणाम अंग्रेज़ों के पक्ष में रहा। इसी युद्ध के बाद अंग्रेज़ों ने भारत में अंग्रेजी हुकूमत की शुरुआत की थी बंगाल से। तो ये जो प्लासी है ये कहाँ पड़ता है? हुगली नदी के तट पर पश्चिम बंगाल में पड़ता है। आइए दोस्तों हमारा आज का जो प्रैक्टिस सेट था 20 क्वेश्चन का, 20 क्वेश्चंस का हमने समाप्त किया। और अगली प्रैक्टिस सेट लेकर हम पुनः आएंगे। 6ठा प्रैक्टिस सेट हमारा SSC GD का महासंग्राम। और फिर हम एक बार आप लोगों से ज़रूर कहेंगे कि हमारा जो प्रैक्टिस सेट है उसको ज़रूर आप लोग अध्ययन करिएगा। खासकर SSC GD के पर्पज़ से हमने तैयार किया है और अच्छे क्वेश्चन हैं, अच्छे प्रश्न मिलेंगे। तो बिल्कुल चलिए दोस्तों फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।